अभी कुछ ही मंथ रह गए हैं। इन मंथ में हमारी प्रिपरेशन कैसी हो कि मैं 3000 के अंदर रैंक ला सकूं। जेईई मेन इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू रिटेन योर थॉट्स एंड कंसेप्ट्स। आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, मिस्टेक्स वो किस जोन में हो रहा है, मतलब क्या वो सिली है यानी कि केवल कैलकुलेशन मिस्टेक्स आकर के अटक जा रहा है, या फिर रॉन्ग कंसेप्ट में यूज कर दे रहा हूं। आपके जो बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस होंगे वो आसान लगने लगेंगे, तो वन गो में एक बार पढ़ोगे, वन गो में ही आपको स्ट्राइक कर जाएगा। और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बिल्डिंग जो है, जो जितने सारे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उसमें से आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। डोंट गिव अप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है अभी भी समय है कि हम एक रेगुलर तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से अगर तैयारी शुरू करें तो हम कर सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश किशोर, आपका एवियन सर, आज आया हूं मोशन एजुकेशन के तरफ से आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेटजी फॉर AIR अंडर 3000 इन जेईई मेन 2025। अभी कुछ ही मंथ रह गए हैं। इन मंथ में हमारी प्रिपरेशन कैसी हो कि मैं 3000 के अंदर रैंक ला सकूं। क्या अभी तक जितने मंथ्स बचे हुए हैं वो काफ़ी रहेंगे 3000 लाने के लिए? लेट अस फाइंड आउट, लेट अस डिग इनटू इट। तो मैं ये वीडियो दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए दो डिफरेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। तो वो दो कैटेगरीज कौन कौन है, लेट अस फाइंड आउट। तो आई हैव डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू टू कैटेगरीज। वन, जिनकी डिसेंट प्रिपरेशन है कि सर मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, मेरे जो स्कोर्स हैं वो 150 से 160 पर आ रहे हैं टेस्ट में, और बैकलॉग्स ना के बराबर है या थोड़े बहुत बैकलॉग्स हैं, उनको मैंने कैटेगरी 1 में रखा है। और दूसरा, वो जो अभी तक कुछ खास तैयारी शुरू नहीं कर पाए, हैजंट स्टार्टेड येट, उनके बैकलॉग्स या तो शुरू नहीं हुए हैं, बैकलॉग्स बहुत सारे हैं, या उनको समझ में थोड़ी कम आ रही है, वो कैटेगरी 2 में है। ठीक है, तो पहले मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा उन बच्चों के लिए जिनकी डिसेंट प्रिपरेशन है। ठीक है, डिसेंट का मतलब है कि आपके बैकलॉग्स ना के बराबर है, बहुत थोड़े बहुत बैकलॉग्स है जो कि चल सकता है, और जो भी आप टेस्ट देते हैं उनमें 150 से 160 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। तो पहला कैटेगरी है कैटेगरी 1। लेट अस फाइंड आउट कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। ये देखिए, कैटेगरी 1 में मैंने रखा है नो और लेस बैकलॉग्स। उसके बाद 150 प्लस इन जेईई मेन मॉक टेस्ट आ रहा है, या फिर जेईई एडवांस मॉक टेस्ट में 100 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो इन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए काफ़ी है, जो भी तैयारी आप कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी आप बना रखे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। देखिए क्या है, सबसे पहले तो आप फोकस करें इस टॉपिक पे कि आप सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट में फोकस करें। सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि आप रेगुलर टेस्ट देते रहे, रेगुलर टेस्ट दें, टेस्ट बिल्कुल ना छोड़ें, रेगुलर टेस्ट दें। ठीक है, और टेस्ट देने के बाद उसमें जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको एनालाइज करें। एनालाइज योर परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या इसमें एनालाइज करना है सर? एनालिसिस क्या होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, मिस्टेक्स वो किस जोन में हो रहा है, मतलब क्या वो सिली है यानी कि केवल कैलकुलेशन मिस्टेक्स आकर के अटक जा रहा है, या फिर रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग कंसेप्ट में यूज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप चेक करो, क्या कर रहे हो? क्या आप कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है आपको, या फिर आपने रॉन्ग कंसेप्ट यूज किया है, ये आप देखो। ठीक है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ये तो भाई साहब बहुत बवंडर हो रहा है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कर सकते हो आप कि आपको सब कुछ आ गया लेकिन जोड़ घटाव गुना भाग में ही दिक्कत हो गई? ठीक है ना, तो ये तो भारी भरकम मिस्टेक है। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि आप लास्ट स्टेज तक सॉल्व किया करें, लास्ट स्टेज तक सॉल्व करें। मतलब जब तक आंसर ना आ जाए तब तक आप लिखते रहो, ये नहीं कि हाँ आप समझ आ गया, स्टेप हो जाएगा।
यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है बच्चों के लिए, जिनमें सिली मिस्टेक्स जो बोलते हैं, सब सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं। क्योंकि आप कैलकुलेशंस करके फाइनली अगर 2 से डिवाइड करना है या 4 से डिवाइड करना है तो डिवाइड करके फाइनल कट करके आंसर तक नहीं पहुंच रहे हो, तो वो आपको करना है। रॉन्ग कंसेप्ट, रॉन्ग कंसेप्ट में क्या हो रहा है? रॉन्ग कंसेप्ट में देखिए, इसमें तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या कि इंक्रीज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, इसको आप बढ़ा दीजिए। जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे नंबर, उतना ही आपके जो कंसेप्ट गलत लगाए थे ना, वो फिर नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि आप जो मिस्टेक्स किए उसमें एनालाइज कर लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट जो करना है वो देखिए, नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन। ये आपके लिए है जिनकी परफॉर्मेंस अभी 150 के अराउंड ट्रिगर कर रहा है। ठीक है ना, उनके लिए तो क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि आप नॉर्मल बेसिक इन सब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब आप इंक्रीज करें। उससे क्या होगा, डिफिकल्टी जब इंक्रीज करेंगे ना तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, थिंकिंग कोशेंट इंक्रीज हो जाएगा, थिंकिंग कोशेंट विल इंक्रीज, ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप डिफिकल्टी क्वेश्चन के लेवल बढ़ा चुके हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है आपको कि जितने ज़्यादा डिफिकल्टी क्वेश्चंस के बढ़ाएंगे, आपके जो बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस होंगे वो आसान लगने लगेंगे। तो 1 गो में, एक बार पढ़ोगे 1 गो में ही आपको स्ट्राइक कर जाएगा। और परफॉर्मेंस जो 150 के अराउंड स्टिक हो रहा था वो आप इंक्रीज कर चुके होगे, 160, 170, 180 तक पहुंच रहा होगा मार्क्स। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टिक टू 1 मटेरियल। इधर उधर मटेरियल मत भागिए लेकर के कि कुछ उधर वाले किसी और कोचिंग के कर लिए, इधर कर लिए, उधर कर लिए। आपको अपने जिस जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एक ही मटेरियल पे फोकस करें और उस मटेरियल का कंप्लीट एवरी लेवल ऑफ क्वेश्चन, एवरी लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है ना, फ्रॉम दैट मटेरियल, उस मटेरियल से आप सभी लेवल के क्वेश्चंस कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक सेट तैयार हो चुका होगा। और जैसे ही आपको ये कॉन्फिडेंस दे जाएगा कि मैंने तो अपने इस मटेरियल का, इस कोचिंग का मैंने कंप्लीट कर लिया सारा मॉड्यूल। और बच्चों बिलीव करो कि जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं उसमें हर लेवल के क्वेश्चंस डले होंगे। तो आप एक लेवल किए, दूसरा फिर छोड़ दिए, फिर 10-20 क्वेश्चन इधर से किए, 4-5 क्वेश्चन उधर से कर रहे हो, ये मत करो। आपको क्या करना है, एक ही मटेरियल में स्टिक रखना है। ठीक है, ओके। एंड देन गिव टेस्ट रेगुलरली। जितने टेस्ट आप दे सकते हैं उतना ही आपको सही मायने में आपके एनालिसिस दे जाएगा। ठीक है ना, तो यू हैव टू इंक्रीज द टेस्ट। ओके, कीप गिविंग टेस्ट्स ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे मतलब अगर 15 दिनों में दे रहे हो तो 15 दिनों में देते रहो। लेकिन इसमें मैं आपको और एड ऑन करके दूंगा कुछ चीजें। क्या कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट वाइज भी देना शुरू कीजिए। सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम 1 आवर, 1 घंटे में आप क्वेश्चंस करने का हैबिट डालिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट वाइज पेपर देंगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ या वो चैप्टर जिसमें कम समय लग रहा है वो पहचान में आ जाएगा। और जैसे ही पहचान में आ गया, जब आप फाइनल पेपर देने बैठेंगे तीनों का एक साथ, तो आप टाइम को डिवाइड करेंगे कि कौन सा पार्ट पहले मैं कर पाऊंगा। क्योंकि आपको पता है पीसीएम में आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ वाला पहले ही कर लो ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए पेपर में कि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे आते थे वो मैं कर चुका हूँ। और ट्राई करो जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 50 से 55 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, ओके। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। उसके बाद टॉपिक और सब टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, टॉपिक और सब टॉपिक वाइज, जैसे आपको पता है, मान लीजिए फिजिक्स की बात कर रहे हैं, रोटेशन वीक लग रहा है, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने नहीं किए, रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो सब टॉपिक के क्वेश्चन पेपर आप खुद बना सकते हैं।
ठीक है ना। तो सब टॉपिक वाइज आप पेपर तैयार कीजिए। अब ये कैसे बनाएंगे, ये अगर आप मोशन लर्निंग ऐप फॉलो करते हैं तो मोशन लर्निंग ऐप में आप अपने तरीके से टेस्ट पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने तरीके से जो चाहिए, जो चैप्टर्स चाहिए उनको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप मोशन लर्निंग ऐप जो है, मोशन लर्निंग ऐप, इस पर जा कर के टेस्ट डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी बिल्डिंग जो है, जो जितने सारे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उसमें से आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होने लग जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा आपके टाइम मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना शुरू करें, ठीक है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करें ताकि टाइम अच्छे से मैनेज कर सके आप, ठीक है। ओके, तो जो 150 आ रहा है वो इंप्रूव ऑटोमेटिकली 180 तक होने लग जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है रिवाइज रेगुलरली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज रेगुलरली। रिविजन इज लाइक एडिंग सॉल्ट टू एनी डिश। सपोज आपने खाना बनाया, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, पर वो टेस्ट तब आएगा ना जब आप सॉल्ट डालेंगे। मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं पर रिवीजन नहीं कर रहे, तो आपको वो फाइनल जो टेस्ट है ना वो नहीं ला पाएगा। तो रिवीजन इज जस्ट लाइक सॉल्ट। तो उसको रेगुलर बेसिस से रिवीजन करें, कभी एक स्पेशल डे नहीं आएगा, नो स्पेशल डे फॉर रिवीजन। ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला कि एक अच्छा दिन आएगा जिस दिन सूरज पश्चिम से उग रहा होगा उस दिन रिवीजन करूंगा, या चांद फुल मून डे होगा, बिल्कुल रात, चांदनी रात फैली होगी और रोशनी बाहर होगा और चांद तारे बिल्कुल टिमटिमा रहे होंगे, मुझे बुला रहे होंगे कि आ जा रिवीजन कर ले, तब रिवीजन करने आऊंगा मैं। ऐसा कोई फेरी टेल नहीं होता। तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। रेगुलर कैसे होता है मैं बता देता हूं आपको कि 5 से 10 मिनट रिवीजन स्ट्रेटेजी बना लीजिए। 5 से 10 मिनट रिवीजन स्ट्रेटेजी। ये क्या होता है, जैसे आप डिनर किए और आप आराम करने के मोड में थोड़ा सा आप रिलैक्स करते हैं या वॉक करते हैं खाने के बाद, उस समय आप रिवीजन कर लीजिए। वो कैसे कि आप शॉर्ट नोट्स बना चुके होंगे, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को एक बार आप देख लिए पलट करके, हाँ ये ठीक है। केमिस्ट्री के आप रिवीजन कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो थ्योरेटिकल है, जैसे मैथ्स का रिवीजन, मान लो फॉर्मूले वाले, सपोज कोनिक सेक्शन रिवीजन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रिवीजन ऑन द गो वॉक करते करते केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के होंगे, ठीक है ना। तो इनको आप रखिए 10 मिनट रिवीजन, 5 to 10 मिनट रिवीजन स्ट्रेटेजी। ओके, ये हो गई बात। तो ये मैं कैटेगरी 1 के स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी बता रहा था, जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, उनके बैकलॉग कम है और ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आता हूं कैटेगरी 2 पर। कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स मैंने ऐसे बांट रखे हैं। लॉट ऑफ बैकलॉग, सर बैकलॉग ही बैकलॉग है, लॉट ऑफ बैकलॉग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं 3000 रैंक तक ला सकते हो तो देखो कैसे। या फिर आपके लो परफॉर्मेंस है मॉक टेस्ट में, ठीक है ना, परफॉर्मेंस वीक है, अनेबल टू क्रैक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। जो मॉडरेट और डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उनको मैं क्रैक ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्रैक ही नहीं हो रहा है ना, इधर क्रैक ही नहीं हो रहा, किसी का कम बैक ही नहीं हो रहा। तो कम बैक होगा आपका, टेंशन नहीं लेना आपको। कैसे होगा? सबसे पहली चीज, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अभी भी समय है कि हम एक रेगुलर तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से अगर तैयारी
शुरू करें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आओ सुनो कैसे। सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथ करें। ठीक है ना, सबसे पहले अपने बेसिक को स्ट्रेंथन करें। वो क्या होता है सर? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड कैसा? ऐसा कि सपोज एफ नेट इक्वल्स टू एम ए वाले क्वेश्चंस। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, या फिर अगर आप 12th के टॉपिक की बात करें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या फिर जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, इनमें सिंपल मिरर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। या फिर लेंस वाला तो मैंने कर लिया बात। प्रिज्म के फॉर्मूले बहुत सिंपल छोटे छोटे होते हैं, ये कर लिए। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक की बातों में मैं ध्यान दूंगा और उनको करूंगा, क्योंकि जेईई मेंस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड के प्रॉब्लम्स आउट ऑफ 30 अगर मैं बात करूं जिसमें 25 अटेम्प्ट करने हैं तो 15, 17, 18 क्वेश्चंस, 15 बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। उसके आसपास हो सकता है 12, 13 भी हो या 16, 17 भी हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग लानी पड़ती है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको हर चैप्टर का ध्यान रखना है, बिकॉज जेईई में शिफ्ट्स में, अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं, अलग अलग दिनों में होते हैं, तो आपको पता नहीं रहेगा कि मेरे शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। I mean, क्या इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं और किसी और चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकते, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब मुझे हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन विथ बेसिक फोकस ऑन हाई वेटेज। अब क्या करना है? अब मैं PYQ में जाऊंगा और मैं वो देखूंगा कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या आए हुए हैं पिछले 10 साल 5 साल में। हमारे मोशन लर्निंग ऐप में भी वो सब स्ट्रैटेजी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और सुनो, हाई वेटेज टॉपिक को आपको कहाँ से देखना है? चैप्टर वाइज, उसके बाद सब टॉपिक वाइज बांट दो। ठीक है ना, डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है सो सुनिए। उन चैप्टर्स में पहले करना है आपको जो कंपैरेटिवली शॉर्टर चैप्टर है। ठीक है ना, तो टारगेट लेसर नंबर ऑफ लेक्चर वीडियो। ठीक है ना, जिसके लेस नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर हैं उन चैप्टर्स को पहले टारगेट करो, उनको पहले कंप्लीट करो। मतलब पहले आप हाई वेटेज टॉपिक को साइड करें, उन हाई वेटेज टॉपिक में जिनके कम नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं उनको पहले करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक, अब क्योंकि आपने उनको अलग कर लिया है, तो जब आप उसको पढ़ेंगे या लिखेंगे, उसको फिर से एक शॉर्ट नोट्स के तरफ छोटे छोटे फॉर्मूले बना के लिखते चले, क्योंकि आप जो शॉर्ट नोट्स लिखेंगे ना वो फिर रिवीजन करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। ये हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, इतने सब कुछ करने के बाद सबसे बड़ा जो चीज़ है जो आपको बना के रखना है वो है कि स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। ठीक है, एंड बैकलॉग्स अब कोशिश करें कि ना हो। अगर आपके पास बैकलॉग्स हैं बने हुए तो उनको कंप्लीट करें। कैसे? वीक जब एंड हो रहा है, जब आपके नेक्स्ट दिन छुट्टी है, तो आप उस वीक के शाम यानी सेकेंड हाफ में बैकलॉग को समय दें और संडे के फर्स्ट हाफ तक समय दें। ठीक है, उससे क्या होगा, एक वहां पर रूम क्रिएट हो जाएगा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए। और अगर
आपकी तैयारी इसी कैटेगरी 2 में है। तो एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, अभी आप टेस्ट नहीं दीजिए, आप अपने वीकर सेक्शन को कंप्लीट कीजिए, बैकलॉग को कंप्लीट कीजिए और टेस्ट दे करके डिमोटिवेट मत हो। कम से कम क्रंच तैयार कर लो चैप्टर्स के और उसके बाद फिर आप पेपर में अटेम्प्ट करें और उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनकी तैयारी आप कर चुके हैं, वरना फिर आप मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करें। चैप्टर्स को आप सब कैटेगरी में बांट लीजिए। ठीक है, एक बार आप स्ट्रेटेजी वापस देख लीजिए कि आपको सबसे पहले गिव अप नहीं करना, उसके बाद स्ट्रेंथन योर बेसिक में ध्यान देना है। बेसिक क्या है? फॉर्मूला बेस्ड वाले हैं, सिंपल हाई लेवल क्वेश्चन में नहीं जाना है। उसके बाद फोकस ऑन हाई वेटेज, आपको जाना है, PYQs देखने हैं, कौन से चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उनमें जाना है और उनमें जाने के बाद उन चैप्टर को पहले टारगेट करना है जिनके नंबर ऑफ लेक्चर्स कम है। ठीक है, तो मोशन लर्निंग ऐप में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। एंड देन मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। सो दिस विल कीप यू मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव। फिर आपकी थिंकिंग आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। तो बच्चों, जेईई मेन बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग वाला पेपर नहीं है। जेईई मेन इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू रिटेन योर थॉट्स एंड कंसेप्ट्स। रिटेन करने वाली बात है, क्योंकि आपको हर चैप्टर्स का नॉलेज होना पड़ेगा और नॉलेज रखना होगा इस तरीके से कि जैसे मैं तुरंत फॉर्मूला सोचूं और याद आ जाए। वो तभी होगा जब आपको छोटे छोटे काम करने हैं पर बहुत सारे करने हैं। पर जेईई एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग पे होता है कि आप थोड़ा ही काम करें पर हाई लेवल की काम करें। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि आपको कौन से कैटेगरी में आप लाइक कर रहे हैं और आपको कौन सा पेपर को ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो विद दिस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोशन है तो भरोसा है।